बच्चों अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं लेक्चर नंबर 3, जिसमें हमने डिस्कस करने वाले हैं एडवांटेजेस ऑफ अकाउंट्स, एडवांटेजेस ऑफ अकाउंटिंग। तो बच्चों आपको ध्यान से एक एक स्टेप, पूरे 10 पॉइंट्स है, आपको ध्यान से 10 पॉइंट पूरे फोकस करने हैं, जिससे क्या होगा, आपको वो क्लैरिटी आ जाएगी। तो अभी हम पढ़ना शुरू करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहला पॉइंट है एडवांटेजेस में। सबसे पहला एडवांटेजेस है अवेलेबिलिटी ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। जब भी आपको अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन चाहिए तब आप आराम से क्या कर सकते हो, आप आराम से अकाउंट्स में से अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन यूज कर सकते हो। जैसे एक एग्जांपल लेता हूं, जैसे समझ लो ओनर को, बिजनेस ओनर को जब भी लोन चाहिए या कुछ भी चाहिए तो बैंक क्या मांगेगी, अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। तो आप प्रॉपर मेंटेन अकाउंट करते होंगे तो आपको इजीली लोन मिल जाएगी। जैसे समझ लो कि आपको इंश्योरेंस के लिए भी कई बार अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन चाहिए, तो वहां आपको ये हेल्पफुल रहता है। तो बच्चों आपको क्या ध्यान रखना है, इसलिए आपको क्या समझना है, एक सिंपल वे में समझना है कि सर आप अकाउंट प्रॉपर मेंटेन करते होंगे तो आपको कोई भी अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन चाहिए तो आपको इजीली अवेलेबल होगी। तो ये पॉइंट पढ़ना स्टार्ट करते हैं, अवेलेबिलिटी ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। तो पहला पॉइंट क्या है, अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन इज प्रिपेयर्ड बाय द ओनर ऑफ अ बिजनेस। कौन बनाता है, तो ओनर होगा, वही अब अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन यूज भी करेगा और वही प्रिपेयर करेगा। उसके बाद आगे चलते हैं, इफ द इंफॉर्मेशन रेडीली अवेलेबल इट कैन बी यूज बाय ओनर एज एंड व्हेन इट इज नीडेड। जब भी अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन की जब भी जरूरत पड़ेगी तो इमीडिएटली वो यूज कर सकेगा ओनर। उसके बारे में बोल रहे हैं एन ओनर, एग्जांपल दिया हुआ है, एन ओनर वांट्स टू ऑब्टेन द लोन फ्रॉम बैंक। बैंक के लिए लोन लेनी है तो आपको ध्यान में रखना है बच्चों, ऐसे जाओगे आप चलते 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 हो और सोचते हो कि सर चलो आज लोन लेके आते हैं, तो इतना इजी नहीं है। आपको बहुत सारे पेपर सबमिट करने पड़ते हैं, अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन सारे कितने सालों के अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन आपसे लेते हैं, तब भी जाके आपको लोन पास होती है। तो आगे पढ़ते, ही कैन बी प्रोड्यूस prepare accounting information of his economic status and can obtain the loan। इससे क्या पता चलेगा कि आप बोलोगे सर अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन से इकोनॉमिक स्टेटस भी पता चल जाएगा और बैंक को डिसाइड करने में इजी रहेगा कि इनको कितने तक लोन देनी चाहिए। आप मांग रहे हो 50 करोड़ तो कंपनी ऐसे नहीं देगी, बैंक ऐसे नहीं देगी, आपकी इंफॉर्मेशन देखेगी, अकाउंटिंग डेटा देखेगी, उसके हिसाब से वो डेटा को एनालाइज करके वो बैंक लोन देगी। सेकेंड पॉइंट पे चलते हैं, टू नो द प्रॉफिटेबिलिटी। टू नो द प्रॉफिटेबिलिटी ये मेन रीजन होता है, ये वन ऑफ द मेन रीजन बोल सकते हैं कि प्रॉफिटेबिलिटी जानने के लिए अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन आप प्रॉपर अकाउंट्स मेंटेन करते हो। आप बोलोगे सर अकाउंटिंग प्रॉफिटेबिलिटी कैसे, तो आप जो भी साल में पूरे ट्रांजैक्शन करते हो, हमें उसके पहले की वीडियो में हमने कल डिस्कस किया था क्या, तो आप बोलोगे सर आपने डिस्कस किया था मार्च एंडिंग और वो बातें हुई थी कुछ। तो मार्च एंडिंग वो जो होता है वो दिन में क्या होता है कि मार्च एंडिंग में सारे पूरे साल के जो भी ट्रांजैक्शन होते हैं वो हम रिकॉर्ड करते हैं और रिकॉर्ड करके उसके बाद उसका नतीजा आता है, मतलब कंक्लूजन आता है कि सर इस साल आपने कितना प्रॉफिट कमाया। तो वो हमें जानने के लिए क्या करना पड़ता है, अकाउंट्स प्रॉपर मेंटेन करने पड़ते हैं और उससे वही एक एडवांटेजेस है कि अकाउंटिंग आप जैसे करोगे तो आपको प्रॉफिटेबिलिटी और सब कुछ मिलता जाएगा। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं पढ़ना। ड्यूरिंग द स्पेसिफिक अकाउंटिंग पीरियड हाउ मच प्रॉफिट इज अर्न और हाउ मच लॉस इज incurred by the business, this information is provided by accounting, this information is as certain from the profit and loss account। आप बोलोगे सर ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्या है, आपको ये चैप्टर आएगा पूरा, फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाना है वो पूरा चैप्टर आएगा, पार्ट 2 में ये चैप्टर आएगा, डिटेल में हम डिस्कस करेंगे, लेकिन इन शॉर्ट बता देते हैं नाम पर से क्या पता चल रहा है। तो आप बोलोगे कि सर ये नाम पर से इतना पता चल रहा है कि प्रॉफिट एंड लॉस, प्रॉफिट एंड लॉस इसका मतलब क्या हुआ बच्चों कि आप कितना प्रॉफिट कमा रहे हो या लॉस हो रहा है वो अकाउंट्स पे से आपको पता चलेगा। आगे बढ़ते, टू नो द फाइनेंशियल स्टेटस। तो हमें फाइनेंशियल स्टेटस जानने के लिए बच्चों आपको क्या करना पड़ता है, फाइनेंशियल स्टेटस आप कैसे जानोगे, तो बहुत सिंपल वे में आप बोलोगे सर आपकी लायबिलिटी कैसी है, कितनी लायबिलिटी। लायबिलिटी को याद है बच्चों, आपके माइंड में अभी लायबिलिटी का मीनिंग आना चाहिए। तो बच्चा बोलेगा सर हमने पता है, हमने पहले की वीडियो बहुत अच्छी तरह शांति से देखी है। तो आप बोलोगे सर लायबिलिटी मतलब हमें किसी को पे करना है,
मतलब आप इन द फॉर्म ऑफ आपने कुछ परचेस किया हुआ है। कौन सा परचेस? क्रेडिट परचेस। क्रेडिट परचेस पे क्या था बच्चा, याद है? तो आप बोलोगे सर क्रेडिट परचेस में क्या होता है कि हम लेके तो आते हैं, प्रोडक्ट लेके आते हैं, पेमेंट हम बाद में करते हैं, तो वो हमारी लायबिलिटी बन जाती है। या आप किसी से लोन लेते हो, बैंक से लेते हो, अपने फ्रेंड से लेते हो, कुछ भी जगह से लोन लेते हो, तो आप क्या बोलोगे, वो आपकी लायबिलिटी है। जितनी आपकी लायबिलिटी ज्यादा होगी उतना आपकी फाइनेंशियल पोजीशन वीक बोली जाएगी। जितनी लायबिलिटी मीडियम होगी या कम होगी उतनी आपकी फाइनेंशियल पोजीशन स्ट्रांग होगी। ये सब कुछ कैसे पता चलेगा? जब आप प्रॉपर अकाउंट मेंटेन करते होगे तो यही आप करोगे तो आपको ये चीज आसानी से पता चल जाएगी। तो बच्चों अभी पढ़ना शुरू करते हैं। एट द एंड ऑफ द पीरियड व्हाट इज द साइज ऑफ लायबिलिटी फॉर द बिजनेस कैन बी एसर्टेन। हमें क्या पता चलेगा कि कितनी प्रॉफिट हमारी, कितनी लायबिलिटी है, क्या है, वो आराम से हम ढूंढ सकते हैं। द साइज ऑफ लायबिलिटी ऑफ अ बिजनेस इज मोर, इट इंडिकेट वीक इकोनॉमिक कंडीशन। उनकी इकोनॉमिक कंडीशन क्या बोली जाएगी? वीक इकोनॉमिक कंडीशन बोली जाएगी, जैसे लायबिलिटी की साइज बड़ी हो तो। आप बोलोगे उससे आगे सर क्या देख सकते हैं? इफ साइज ऑफ लायबिलिटी ऑफ बिजनेस इज लेस, उसकी क्या होगी, लायबिलिटी की साइज जब भी छोटी होगी तो क्या बोलोगे? इट इंडिकेट्स गुड्स इकोनॉमिक कंडीशन, दिस इकोनॉमिक स्टेटस कैन बी एसर्टेन थ्रू द बैलेंस शीट। अभी यहां फिर से एक दूसरा वर्ड आया, ऊपर आया था प्रॉफिट एंड लॉस, यहां पे आया बैलेंस शीट। आप बोलोगे सर ये क्या होता है, ये भी हमें नहीं पता। तो बैलेंस शीट हमारा दूसरा पार्ट में भी यही फाइनेंशियल स्टेटमेंट में ये चैप्टर में आएगा। ये चैप्टर प्रॉफिट एंड लॉस एंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट, प्रॉफिट एंड लॉस एंड बैलेंस शीट वाला जो भी ये चैप्टर है इसको बोलेंगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट वाला। वो पूरा एक चैप्टर है, वो 11th में भी इंपॉर्टेंट और 12th के लिए भी इंपॉर्टेंट, तो आपको वो शांति से समझना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन अभी के लिए हम समझते हैं बैलेंस शीट मतलब वो डेट पे हम पूरी एक स्टेटमेंट बनाते हैं जिसमें हमें पता चलता है कि कितनी हमारी कैपिटल है, कितनी हमारी लायबिलिटी है और कितनी हमारी असेट है। असेट के बारे में आप जानते हो, लायबिलिटी के बारे में हम भी डिस्कस किया, और कैपिटल मतलब वो अभी आएगा आगे तो हम डिटेल डिस्कशन करेंगे। तो यहां हमारे 3 पॉइंट खत्म हुए, चौथा पॉइंट शुरू होगा, वो है अभी जो पॉइंट है 4th पॉइंट जो हम डिस्कस करने वाले हैं, टैक्स प्लानिंग। टैक्स प्लानिंग, टैक्स का प्लानिंग करना है। तो टैक्स आपको पता है कि हमें गवर्नमेंट को टैक्स पे करना है, तो हमें कितना पे करना है, कैसे पे करना है, कितनी हमारी साइज है, मतलब हम कितने ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, हमारा प्रॉफिट क्या आ रहा है, उसके हिसाब से हम प्लानिंग कर सकते हैं टैक्स का। वो अभी हम डिस्कस करेंगे। टैक्स का प्लानिंग करना है वो अभी हम क्या समझेंगे, तो उसमें हम प्रॉपर अकाउंट्स मेंटेन करते होंगे तो हम आराम से इजीली समझ सकते हैं, क्योंकि अकाउंट्स में सारी डिटेल आ जाती है कि आपका प्रॉफिट कितना हुआ, लॉस कितना हुआ, कितनी एसेट है, कितनी कैपिटल है, कितनी लायबिलिटी है, और आपकी कितने ट्रांजैक्शन आ रहा है, ये ट्रांजैक्शन हो रहा है, सब कुछ अकाउंट्स में डिटेल में। तो अकाउंट्स में डिटेल में हम लिखते हैं, तो हम प्रॉपर तरीके से मेंटेन करेंगे तो हमें क्या फायदा होगा, हम इजीली टैक्स प्लानिंग कर सकते हैं और कम टैक्स पे कर सकते हैं। तो अभी हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं। टैक्स ऑन अर्न्ड इनकम हैज बीन पेड बाय द एवरी बिजनेस यूनिट इन डिफरेंट फॉर्म। हर एक बिजनेस को जो कमाए हुए पैसे होते हैं उसमें से उसको टैक्स भरना पड़ता है। द डिटरमाइन द टैक्स साइज इज बेस्ड ऑन द क्वांटम ऑफ अ ट्रांजैक्शन ऑफ अ बिजनेस, keeping in the mind quantum of a transaction, what amount of tax to be paid for the respective period is ascertained from the accounts. From this information, planning for tax payable during the period can be made. इससे क्या होगा, आपको कितना टैक्स भरना होगा उसका प्लानिंग आप कर सकते हो। आगे चलते हैं बच्चों, वैल्यूएशन ऑफ बिजनेस। बच्चों जब भी हम कुछ सेल करने के लिए देखते हैं, आप एक सिंपल वे में सोचो, आप अपना मोबाइल बेचना चाह रहे हो, मतलब मोबाइल है, आप सोचोगे कि सर मोबाइल बेचना है, तो आप कैसे प्लानिंग करते हो, मतलब कैसे उसकी सेल प्राइस डिसाइड करते हो। तो आप बोलोगे सर कितना पुराना है, कितना यूज हुआ है, उसकी कंडीशन क्या है। सेम वे जब भी कोई बिजनेसमैन अपना बिजनेस सेल करता है तो सामने वाला देखता है कि उसकी इकोनॉमिक कंडीशन क्या है, बिजनेस कौन से स्टेज पे है, बिजनेस के पास कितनी एसेट है, कितनी लायबिलिटी है, उसके हिसाब से उनकी प्राइस, सेलिंग प्राइस डिसाइड होती है। तो बिजनेस में तब भी होगा जब भी आप प्रॉपर अकाउंट्स मेंटेन करते होंगे, तो आपके पास क्या होगा, वो आपका एडवांटेज होगा, और आराम से आप बता सकते हो कि देखो 5 साल से प्रॉफिट इतना हो रहा है, हमारी एसेट इतनी मेंटेन हो रही है, लायबिलिटी इतनी हो रही है। तो आप आराम से उसको नेगोशिएट करके अच्छी सेलिंग प्राइस
ले सकते हो। तो बच्चों यही समझना है, यही पॉइंट को हम डिटेल में अभी पढ़ते हैं। तो क्या लिखा हुआ है, वैल्यूएशन ऑफ बिजनेस इन द प्रैक्टिस समटाइम्स एन ओनर सेल हिज ओन बिजनेस टू अनदर पर्सन। तो एक बिजनेस दूसरे बिजनेस को सेल करेंगे, मतलब वन पर्सन अदर पर्सन को सेल करेगा। अंडर दिस सर्कमस्टेंसेस व्हाट शुड बी द सेलिंग प्राइस ऑफ अ बिजनेस। अकाउंटिंग इज हेल्पफुल टू डिटरमाइन द सेलिंग प्राइस। को कितनी सेलिंग प्राइस करनी डिसाइड करनी है, वो कौन हेल्पफुल होगा, तो अकाउंटिंग हम प्रॉपर मेंटेन करते होंगे अकाउंट्स, तो हम आराम से सेलिंग प्राइस डिसाइड करने में हमें इजी रहेगा। आगे पढ़ते हैं, व्हाट इज द प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ अ बिजनेस, what is the economic condition. This sort of information is provided by accounting, therefore in this manner accounting assists in the business valuation. तो accounting हमें help करता है कि valuation of business में helpful होता है कि क्या value होनी चाहिए। बच्चों अभी आगे चलते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये भी डिसीजन मेकिंग में बहुत इजी रहता है, तो वो हम डिस्कस करते हैं। बच्चों आपको पता है कि डिसीजन मेकिंग बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जिसमें आप अलग अलग टाइप के ऑर्गेनाइजेशन बिजनेस स्टडी में पढ़ोगे। पहला जो पॉइंट है वो आप बोलोगे सर, पहला आएगा इंडिविजुअल, जिसको आप बोलोगे सर प्रोप्राइटरशिप। आप बोलोगे प्रोप्राइटरशिप जिसमें इंडिविजुअल, मैं जो हूं वो प्रोप्राइटरशिप हुआ, मैं अकेला हूं, तो अभी मेरे साथ और भी पार्टनर होंगे तो पार्टनरशिप फॉर्म बन जाएगी। कौन सी फॉर्म, पार्टनरशिप फॉर्म। एक से ज्यादा लोग जब भी बिजनेस में इन्वॉल्व होते हैं तो पार्टनरशिप फॉर्म बन जाती है। उसमें नंबर की लिमिटेशन की वजह से नई एक ऑर्गेनाइजेशन आती है जिसमें हमें बोला जाएगा कंपनी फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। कौन सी ऑर्गेनाइजेशन, कंपनी फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, जैसे रिलायंस है, जैसे टाटा है, जैसे बिरला है, तो ये सब लोग क्या है, कंपनी फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो ये वर्ड इसमें यूज होंगे। ये सबके डेटा जब भी होंगे तो इनके डेटा, अकाउंटिंग डेटा बहुत सारे लोग यूज करेंगे। आपके इन्वेस्टर होंगे, शेयर होल्डर होंगे और सप्लायर होंगे या क्रेडिटर होंगे। वो लोग डिसाइड करेंगे कि सर आपके बिजनेस में इन्वेस्ट करना चाहिए या आपको ज्यादा लोन देनी चाहिए। तो ये कौन डिसाइड करेंगे, डिसीजन मेकिंग के लिए आपको अकाउंट्स की इंफॉर्मेशन बहुत जरूरी है, तो वो डिसीजन मेकिंग है बहुत हेल्पफुल होता है। तो आगे पढ़ते हैं, different form of business like sole proprietorship, partnership form and the company prepare their own accounts. Specifically, accounts of a company are used by the several stakeholders like creditor, shareholder, investor of their investment decision. Accounting play vital role in decision making. जो हमने बात की है वही हमने पढ़ा हुआ है। अभी आगे पॉइंट पे चलते हैं। तो बच्चों आगे जाऊं उससे पहले मैं आपको बोलूंगा कि आपको लिखना है तो प्रॉपर नोट्स लिखते जाइए, तो आपके लिए इजी रहेगा। आगे चलते हैं, एज एन एविडेंस। 7th पॉइंट है एज एन एविडेंस। एविडेंस के तौर पे यूज करेंगे, कैसे वो मैं समझाता हूं। एविडेंस के तौर पे आपको अकाउंट यूज करेंगे, तो कैसे, अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन कैसे यूज करेंगे। सपोज आपकी पार्टनरशिप फॉर्म है और पार्टनरशिप फॉर्म में पार्टनर के बीच में कोई भी डिस्प्यूट होता है, तो डिस्प्यूट सॉल्व करने के लिए अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन बहुत हेल्पफुल होती है। सपोज एक सिंपल वे में एग्जांपल दे रहा हूं, ऐसा एग्जांपल ऐसे डिस्प्यूट भी हो सकते हैं लेकिन बहुत सिंपल वे में। जैसे कोई पार्टनर बोल रहा है कि मुझे इस मंथ की सैलरी नहीं मिली या कमीशन नहीं मिला, तो हम क्या कर सकते हैं, तो आप बोलोगे सर आपने ऑलरेडी स्टार्टिंग में लिया था, तो वो कैसे पता चलेगा, जब आप प्रॉपर अकाउंट्स मेंटेन करोगे। ऐसे डिस्प्यूट तो बहुत सारे होते हैं बच्चों, लेकिन आपके लेवल पे अभी यही डिस्प्यूट के एग्जांपल देने पड़ेंगे। हाई लेवल के डिस्प्यूट में थोड़ा कंफ्यूजन आएगा, इसलिए अभी इतने ही हम समझते हैं कि कोई भी डिस्प्यूट होगा तो अकाउंट्स प्रॉपर मेंटेन होंगे तो इमीडिएटली आप उसमें देख के अपना डिस्प्यूट सॉल्व कर सकते हो, और जिसको जस्टिस मिल सकता है वो पार्टनर को मिल जाएगा बहुत इजीली, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो पढ़ना शुरू करते हैं। 7th पॉइंट, एज एन एविडेंस द फॉर्मेशन ऑफ अकाउंट्स इज बेस्ड ऑन अकाउंटिंग रूल्स एंड प्रिंसिपल। जो अकाउंट्स लिखा जाता है वो रूल्स एंड प्रिंसिपल के हिसाब से लिखा जाता है। दस अकाउंट्स प्रिपेयर्ड इन ए सच ए मैनर आर कंसिडर एज ए रिलायबल। तो जो होगा वो अकाउंट्स बहुत रिलायबल माना जाएगा। ड्यू टू दिस क्वालिटी ऑफ रिलायबिलिटी एट द टाइम ऑफ एनी डिस्प्यूट अकाउंट्स आर यूज एज एविडेंस। जब भी कोई डिस्प्यूट होगा तो वो एविडेंस के तौर पे लिया जाएगा। In the case of dispute in the context of accounts between partner of partnership firm, accounts between evidence to bring the solution for the purpose of justice.
जस्टिस के लिए, ये पर्पस के लिए यूज होता है। आगे चलते हैं बच्चों, अभी लिखा है कंपैरिजन विद पास्ट ऑपरेशन। बच्चों पॉइंट क्या लिखा हुआ है, कंपैरिजन विद पास्ट ऑपरेशन। तो आप बोलोगे सर ये बहुत सिंपल पॉइंट की बात कर रहे हैं। पास्ट ऑपरेशन मतलब क्या, बिजनेस के पास्ट के जो ऑपरेशन है, मतलब सेल्स के एक सिंपल वे में समझाता हूं कि सपोज कंपनी ने टारगेट किया था इस बार 1 करोड़ का सेल्स होना चाहिए। तो 1 करोड़ का सेल्स होने के लिए कंपनी क्या अपने अचीवमेंट सारे कंपेयर करेगी पास्ट के साथ। पास्ट के साथ कुछ भी करना है, कंपनी देख सकती है कि सर जुलाई में कितना सेल हुआ था, अगस्त में कितना होना चाहिए, फरवरी में कितना होना चाहिए, दिसंबर में कितना होना चाहिए। तो ये क्या होगा कि कंपनी क्या करेगी, अपने ग्रोथ को या लॉस कम हो उसके लिए क्या करेगी, अकाउंट्स प्रॉपर मेंटेन किया होगा तो कंपैरिजन कर सकती है, कंपैरिजन कर सकती है, अपने टारगेट अचीव कर सकती है। कहीं पे भी ऐसा लग रहा है कि नहीं कोई रीजन की वजह हम टारगेट नहीं पहुंच रहे हैं अपने टारगेट पे, तो आप बोलोगे सर आप इजीली देख पाओगे और कंपेयर कर पाओगे और इन फ्यूचर आपको टारगेट अचीव करने के लिए आप उस पे प्रॉपर डायरेक्शन पे काम करोगे। क्यों ये सब कुछ होगा कैसे, तो आप बोलोगे बहुत सिंपल सर, अकाउंट्स मेंटेन करेंगे तो ही ये सब कुछ पता चलेगा, अदरवाइज हमें ये कंपैरिजन करना नामुमकिन है। तो पढ़ना शुरू करते हैं। दिस रूल्स ऑफ प्रिंसिपल ऑफ अकाउंट डज नॉट चेंज ड्यू टू दिस फीचर प्रेजेंट परफॉर्मेंस ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी और इकोनॉमिक कंडीशन कैन बी कंपेयर विद द पास्ट एंड द इंफॉर्मेशन फॉर द डेवलपमेंट ऑफ अ बिजनेस कैन बी ऑब्टेन। क्योंकि इंफॉर्मेशन आज साल से जो आप रिकॉर्ड कर रहे हो ये साल में, वही नेक्स्ट ईयर में भी वैसे ही रिकॉर्ड करोगे, इसलिए कंपैरिजन हो सकती है, वो बारे में बात कर रहे हैं। Due to this feature, present performance of a profitability or economic condition can be compared with the past and the information for the development of a business can be obtained. If the development has not taken place or it is not as per expectation, हमारे टारगेट के हिसाब से, एक्सपेक्टेशन के हिसाब से नहीं है, तो प्लानिंग कैन बी अंडरटेक टू अचीव दिस इन फ्यूचर। आगे पढ़ते हैं, अपार्ट फ्रॉम दिस अकाउंट्स कैन बी कंपेयर विद द अकाउंट्स ऑफ कॉम्पिटिटर। आप कॉम्पिटिटर के अकाउंट्स के साथ भी आप क्या कर सकते हो, कंपैरिजन कर सकते हो। इससे आपको क्या फायदा होगा, आपको पता चलेगा कि वो अपना एक्सपेंडिचर कैसे मेंटेन कर रहा है, उसका परफॉर्मेंस कैसा है, वो कहां पे उसका मेन स्ट्रेंथ है, वीकनेस क्या है, वो आराम से कंपेयर कर सकते हो। तो बच्चों इससे आगे चलते हैं, 9th पॉइंट, मॉरल कंट्रोल। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मॉरल कंट्रोल मतलब एक सिंपल वे में आप बोल सकते हो कि एक सुपरवाइजर आपके एग्जामिनेशन में खड़ा है तो आप आगे पीछे कम देखोगे, देखने तो वाले ही हो लेकिन कम देखोगे, तो आपके क्या हुआ, मॉरल हुआ। मॉरली आपको लगेगा कि नहीं सर वो खड़ा है तो वो मुझे बोलेगा। सेम वे कंपनी में अकाउंट्स प्रॉपर मेंटेन करते होंगे तो क्या होगा, कंपनी को लगेगा कि हमें फ्रॉड नहीं करना चाहिए, गलती से भी पकड़ गए तो हमें जेल की हवा खानी पड़ेगी। वो कंपनी पे क्या रहेगा, एम्प्लॉय पे मॉरल कंट्रोल रहेगा। तो अभी पढ़ना शुरू करते बच्चों। अकाउंट्स आर इन रिटन फॉर्म, दिस आर यूज्ड एज एविडेंस, thus the chance of fraud made by the employee are reduced. Accounting assist to keep the moral control over employee. तो कंपनी क्या करती है, मॉरल कंट्रोल अपने आप रख सकती है, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उन पे मॉरल कंट्रोल रख सकते हैं। लास्ट पॉइंट जो पढ़ते हैं वो करेक्टिव मेजर। तो करेक्टिव मेजर आप बोलोगे सर करेक्टिव मेजर में क्या आएगा, तो करेक्टिव मेजर में बहुत सिंपल बात है। तो करेक्टिव मेजर में ऐसा होगा कि समझ आपने कोई डिसीजन लिया था इन 2019, अभी इसका परफॉर्मेंस कैसा रहा, अच्छा रहा या बुरा रहा, तो आप उसका रिव्यू कर सकते हो। रिव्यू के हिसाब से आपको क्या करना है, उसके अकॉर्डिंगली स्टेप डिसीजन ले सकते हो। तो आपको ये बहुत इंपॉर्टेंट समझना है कि करेक्टिव एक्शन आप ले सकते हो जब भी आप प्रॉपर अकाउंट मेंटेन कर सकते हो। तो उसका ये लास्ट एडवांटेजेस है, तो उसके बारे में हम पढ़ते हैं। इन प्रैक्टिस इट सो हैपन दैट बिजनेस सफर ड्यू टू सम पास्ट डिसीजन मेड बाय द ओनर और मैनेजमेंट ऑफ अ बिजनेस। कई बार ऐसे होते हैं कि कई डिसीजन की वजह से कंपनी को या ओनर को सफर करना पड़ता है। क्यों, क्योंकि वो उसने डिसीजन, तो वो रिव्यू कर सकते हैं, उसके बारे में लिखा हुआ है। द इफेक्ट ऑफ दिस डिसीजन आर रिफ्लेक्टेड इन अकाउंट्स, कि उनके डिसीजन की वजह से बिजनेस में क्या भूचाल आया या कितना प्रॉफिट हुआ वो अकाउंट्स में दिखेगा। आगे पढ़ते हैं। टू अवॉइड सच रीअकरेंस ऑफ सच मिस्टेक, करेक्टिव मेजर एंड द नेसेसरी केयर इज जेंटली टेकन। तो इससे क्या होगा, आप करेक्टिव एक्शन ले सकते हो और आपको जो भी प्रॉपर प्लानिंग करनी है वो प्रॉपर अकाउंट्स मेंटेन करेंगे तब भी आपको मिलेगा। तो बच्चों मैं आपको बोलूंगा ये प्रॉपर आप अपनी नोट्स में लिख दीजिए।
बच्चों मैं क्या बोलूंगा कि आप प्रॉपर अपनी नोट्स में ये सब कुछ लिख दीजिए, जिससे क्या होगा आप कभी भी फिर से रिवाइज करोगे तो आपके लिए बहुत इजी रहेगा। और ये छोटे छोटे टॉपिक अभी बस बहुत कम बाकी है, नेक्स्ट लेक्चर में हम लिमिटेशन और उसमें डिस्कशन करेंगे तो वो पॉइंट आपको क्लियर हो जाएगा। तो आपका वो कैरेक्टरिस्टिक, ऑब्जेक्टिव, एडवांटेजेस, लिमिटेशन, तो ये आराम से इतने पॉइंट कवर हो गए और डेफिनेशन। तो मैं ये वीक में टारगेट रख रहा हूं कि आप इतना कर लीजिए तो आपको ये पूरा क्लियर हो जाएगा।